हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एनआईए एक्ट पर, जो कि जुडिशियल एग्जाम और जुडिशियल एग्जाम के साथ साथ ही अन्य एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एनआईए जो कि हाल ही में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे देश के अंदर। एनआईए क्या होता है, किस प्रकार एनआईए के अंतर्गत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया जाता है और किस प्रकार से स्पेशल कोर्ट काम करते हैं। आइए तो हम समझते हैं एनआईए को। ये मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जो पेपर होने वाला है उसमें एक सब्जेक्ट के तौर पर इसे इसी वर्ष रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ अन्य सामान्य जनों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके। तो आइए जानते हैं क्या है एनआईए एक्ट के विधिक प्रावधान। तो फ्रेंड्स, एनआईए एक्ट को मुख्यतः 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। इसमें 5 अध्याय और 26 धाराएं हैं। इसमें एक सूची भी अनुसूची है जिसे भी सम्मिलित किया गया है। अनुसूची जो कि हमें ये बताती है, अनुसूची इस अधिनियम का दायरा फिक्स करती है कि यह अधिनियम किस दायरे में रह करके कार्य करेगा। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का गठन किया जाएगा, वो एजेंसी किन किन मामलों तक अन्वेषण कर सकेगी और अन्वेषित किए गए जो ऑफेंस है, मामले हैं, उनमें अभियोजन भी न्यायालय में कर सकेगी। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के विधिक प्रावधानों को। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, इसकी आवश्यकता महसूस क्यों हुई? इससे पहले फ्रेंड्स, आपको याद होगा 26/11 आतंकी हमला हुआ था मुंबई पर। उस आतंकी हमले के बाद इस अधिनियम की आवश्यकता सेंट्रल गवर्नमेंट को महसूस हुई। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस अधिनियम को पारित किया गया 2008 में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2008 में अधिनियम का कौन सा क्रमांक था, कौन सा नंबर था जिस नंबर पर इस अधिनियम को पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस अधिनियम एक्ट नंबर, जो हर एक एक्ट में अपना एक्ट नंबर होता है, इस प्रकार इस अधिनियम का भी एक एक्ट नंबर है। इसका एक्ट नंबर है 34। ठीक, ये जो हम बात बता रहे हैं एक्ट नंबर 34, ये सामान्यतः जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है जो कि जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जानना तो आवश्यक है ये एक्ट नंबर कौन सा है। प्राय कभी कभी एक्ट नंबर भी पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है कि इस अधिनियम का एक्ट क्रमांक कौन सा है। इस अधिनियम का एक्ट क्रमांक है 34। तो फ्रेंड्स, आइए 34 एक्ट क्रमांक। इसके बाद इस अधिनियम को प्रेसिडेंट की अनुमति किस दिनांक को मिलती है? तो 31 दिसंबर 2008 को प्रेसिडेंट महोदय की अनुमति इस एक्ट को मिलती है। कौन सी है? 31 दिसंबर 2008। आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न बहुत ही डीपली होता जा रहा है। अभी हाल ही में 20 मार्च को मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्जाम हुआ था, और वो एग्जाम को अगर आपने दिया है तो आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनर किस हद तक जा सकता है और किस हद तक आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर कुछ लोग कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपकी वेरी लार्ज नॉलेज आपकी उस एक्ट पर कमांड ये आपको बताएगी कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आप एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहते हैं तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2008 को इस अधिनियम को अनुमति प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, 4, 5 अध्यायों में इस अधिनियम को 26 धाराओं में विभक्त किया गया है। हमें एडीपीयू के पर्पज से
एक्ट की धाराओं को भी रटना होगा, समझना होगा, और उनके जितने भी डीपली क्वेश्चंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने होंगे, चाहे हम इसे कोचिंग क्लासेस के माध्यम से करें या सेल्फ स्टडी के माध्यम से करें, लेकिन आपको ये करने होंगे। ठीक है, तो 1 to 26 इसमें सेक्शंस हैं और एक इसमें अनुसूची है। ठीक है, एक है अनुसूची। ठीक है, उस अनुसूची में कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, 8 सब्जेक्ट है उस अनुसूची में। ठीक है, 8 सब्जेक्टों में जो सबसे लास्ट का सब्जेक्ट है उसमें कुछ आईपीसी के और कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड आर्म्स एक्ट के भी कुछ प्रोविजंस हैं जिन पर भी अधिनियम एप्लीकेबल होता है और इसके अंतर्गत बनाई गई राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी कार्य करेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए, सबसे पहले हम किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले जो भी हम अधिकतर मिस करते हैं वो है उद्देश्य का। जिस प्रकार से हम संविधान में उद्देश्य का पढ़ते हैं, तो संविधान की उद्देश्य का इतनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट है उनकी उद्देश्य का भी इंपॉर्टेंट रहती है। उस उद्देश्य का से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना बनी रहती है। आपने देखा होगा कि सीआरपीसी के उद्देश्य का, आईपीसी के उद्देश्य का, या फिर आपके एविडेंस के उद्देश्य का, ये उद्देश्य का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जितना कि कुछ अधिनियम के उद्देश्य का रखती हैं। आईपीसी के उद्देश्य का, एक लाइन के उद्देश्य का, उसमें कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है कि आपराधिक विधियों को संशोधित एवं समेकन करने के लिए अधिनियम को पारित किया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन इसकी उद्देशिका में आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसकी उद्देश्य का क्या है? सबसे पहले हम उद्देश्य का पर चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 की उद्देश्य का है कि भारत की ये उद्देश्य का कुछ वर्ड है, भारत की सुरक्षा, सॉरी संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता। ठीक है, ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है। भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता। अगर इन पर कोई अटैक होता है, इन पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अटैक किया जाता है, तो इस एजेंसी को अधिकारता रहेगी उस पर सब्जेक्ट बनाने, उस सब्जेक्ट पर विधि बनाने की। फ्रेंड्स, इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस अधिनियम पर जो है ऑब्जेक्शन रेज किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट पिटीशन फाइल की। उसने कुछ हवाला दिए रिट पिटीशन से, कुछ तर्क दिए कि यह अधिनियम राज्य की पुलिस शक्ति पर आघात पहुंचाता है और राज्य की विधि बनाने की शक्ति का अतिक्रमण करता है। तो क्या फ्रेंड, आपको लगता है कि यह अधिनियम अतिक्रमण करता है? नहीं। इसके लिए आपको देखना होगा संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची 7, उसमें 3 सूचियां दे रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची और राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति राज्य को और केंद्र दोनों को है। लेकिन जो संघ सूची है इसमें, इस पर केंद्र को विधि बनाने की एब्सोल्यूट पावर है। अब इस सूची में कुछ कंडिकाएं हैं, जैसे कि 5 है, 6 है, 12 है, 13 है, 14 है। इसमें आप जाकर के देखना, आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा कि केंद्र राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की संप्रभुता के लिए विधि बना सकती है। राज्य की केंद्र की सुरक्षा पर यदि कोई आघात होता है तो उस पर विधि बना सकती है और उसे कंट्रोल रेगुलेट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से केंद्र ने जो अधिनियम पारित किया है, ये अधिनियम विधि के अनुरूप ही पारित किया है और इसे हम किसी प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते हैं। और ये देश में अभी संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर लागू है। ठीक है, तो आइए, तो हम पढ़ रहे थे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता। इसी प्रकार से राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के पालन के लिए, ठीक है, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के पालन के लिए भी हमें जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है, राज्य की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा,
भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को का पालन करने के लिए, और अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कन्वेंशन। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है तो इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, इन सबको प्रभावी करने के लिए हमें एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की आवश्यकता होती है जो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मामलों का इन्वेस्टिगेशन कर सके, ठीक है। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करारों को कार्यान्वित करने के लिए, ठीक है, या फिर संयुक्त राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ अभिसमय बनाए गए हैं, और उन अधिनियम और अभिसमयों में यदि कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है या उनके अगेंस्ट में कोई कार्य करता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर किसे रहेगी। इसी प्रकार के राष्ट्रीय अभिकरण को, जो कि एक नेशनल स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी का गठन करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया है। सब्जेक्ट आपने देख लिए हैं, राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को फुलफिल करने के लिए, या फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस को, या फिर उनके द्वारा बनाए गए अभिसमय या उनके द्वारा जो विधि पारित करती है उन विधि के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई है। तो फ्रेंड्स आइए, बहुत हो गया इस पर, अब इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 बताती है कि यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा। जम्मू कश्मीर के अभी हमारे भारत में जो तत्कालिक जो पॉलिटिकल इशू हुए हैं उससे पहले 2019 से पहले भी 2019-20 से पहले जम्मू कश्मीर जब भारत का अभिन्न अंग हुआ, भारत को कुछ एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, तब उस दशा में भी ये एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू था 2008 में। तो ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। अब इसके लागू होने की क्या कैपेसिटी है, किन किन पर लागू होता है? भारत के नागरिकों पर, भारत के बाहर लागू होता है, या भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर कोई भी व्यक्ति, वहां नागरिक शब्द हटा देना, व्यक्ति शब्द आ जाएगा, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर कोई ऑफेंस क्रिएट करता है जो कि अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ये राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण को उस पर इन्वेस्टिगेशन करने की अधिकारिता मिल जाएगी। ठीक, अगर राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को, उस पर भी ये लागू होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हमने देखा कि ये कहाँ लागू होता है, किस पर लागू होता है। इसके बाद आते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट, सेक्शन सेकंड पर, जो कि सेक्शन सेकंड हमें ये बताती है, डेफिनेशन क्लॉज को प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेक्शन सेकंड डेफिनेशन क्लॉज को हमें प्रोवाइड करता है। उसमें मैं आपको फिर बता दूं कि इस अधिनियम को हम विशेषतः मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियंत्रण अधिकारी के पेपर के पर्पज से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा है कि धारा 2 परिभाषा। ठीक है, अब आपको ये परिभाषाओं को भी रटना होता है कि कौन सी परिभाषा कौन से खंड में दी गई है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए अभिकरण की परिभाषा कौन से उसमें दी रहती है क्लॉज में, तो सेक्शन 2 और क्लॉज ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है यहां पर, ऐसे का अभिकरण, सबसे पहले अभिकरण मिलेगा, खा नंबर पर संहिता मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें गा नंबर पर उच्च न्यायालय मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इनके कोड बना सकते हैं अपने आप को याद रखने के लिए, अपने एग्जाम में अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, घा में आपका आता है विहित। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ा सकते हैं। तो अभिकरण है, अभिकरण के अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत आप जब डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ेंगे तो आपको ये सब सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में एनआई एक्ट के दौरान मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें 8 परिभाषाएं दी गई हैं, और नवी जो परिभाषा है वह इसके शब्दों के बारे में है। पहली परिभाषा है अभिकरण किसे कहते हैं। दूसरी परिभाषा है
कि संहिता किसे कहेंगे। संहिता से तात्पर्य सीआरपीसी से है। और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किसे कहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ उच्च न्यायालय की डेफिनेशंस कवर नहीं की गई है, यहाँ पर उच्च न्यायालय की डेफिनेशंस कवर नहीं की गई है, सिर्फ इतना बताया गया है कि उच्च न्यायालय किसे कहा जाएगा। मान लिया जाए अभी एंटीलिया जो मुकेश अंबानी का केस है उसमें वो है मुंबई का केस है। अब देखना उसमें जो एनआईए जांच कर रही है सचिन वाजे की, तो एनआईए अपनी रिपोर्ट कहां सबमिट करेगी जांच के बाद, ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। एनआईए अपनी रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट में फाइल करेगी, ठीक। स्पेशल कोर्ट कहां पर है, मुंबई में, ये मुंबई में है। अब यहाँ उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय कौन सा लगेगा इसके लिए, तो मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र में है, तो यहाँ महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है। इसी प्रकार से यदि मामला मध्य प्रदेश का होता और मध्य प्रदेश के किसी स्थान पर विशेष का होता, जहां जैसे कि मान लिया जाए ये मामला भोपाल का है, कोई एग्जाम्पल के तौर पर मामला भोपाल का है, तो भोपाल के यदि अनुसूचित अपराध कोई भोपाल में क्रिएट किया जाता है तो एनआईए उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और अपनी रिपोर्ट भोपाल में स्थित स्पेशल कोर्ट में सबमिट करेगी, ठीक। तो उस दरमियान में भोपाल की जुडिशल्स कहाँ लगती है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश न्यायालय अभिप्रेत होगा, ठीक। उसी प्रकार से जहां पर स्पेशल कोर्ट है वहां की अधिकारिता उस उच्च न्यायालय को जाएगी जिसकी अधिकारिता में ऐसा स्पेशल कोर्ट विद्यमान है, ठीक। स्पेशल कोर्ट उच्च न्यायालय हो गया। उच्च न्यायालय के बाद आते हैं हम विहित पद। जैसा कि आप पढ़ते आए हैं, आपको याद हो गया होगा कि विहित किसे कहते हैं, सीआरपीसी में आपने विहित पढ़ा है, हर अधिनियम में विहित पढ़ते हैं, तो नियमों द्वारा विहित, ठीक। तो इसमें जो चौथे नंबर की डेफिनेशन होगी वो विहित है, ठीक है। फिर अपन आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहा जाता है, लोक अभियोजक। तो लोक अभियोजक धारा 15 के अंतर्गत अपॉइंटेड व्यक्ति को लोक अभियोजक के तौर पर, चाहे वो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, इसमें 3 प्रकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कही गई है। पहला पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेकंड एडिशनल पब्लिक अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और थर्ड जो है वह स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यदि सरकार चाहे तो किसी विशेष मामले में लाइट चली गई है। यदि सरकार चाहे तो किसी विशेष मामले वर्ग में, किसी विशेष मामले में कोई स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, यानी कि प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है और वह उस मामले विशेष के लिए होगा और जैसे ही मामला खत्म हो जाता है उसकी सेवाएं भी समाप्त कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, यहाँ 3 प्रकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कही गई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ एनआईए एक्ट, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं अनुसूची और अनुसूचित अपराध, ठीक है, क्रम से है। अनुसूची वही है जो कि इस अधिनियम के अंत में जुड़ी हुई है और अनुसूचित अपराध वही है जो कि अधिनियम की अनुसूची में अनुसूचित घोषित किए गए हैं, अनुसूचित अपराध घोषित किए गए हैं। बाद में पढ़ेंगे इनको क्रम से। तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ, अब आते हैं हम स्पेशल कोर्ट, जो कि हम धारा 11 और धारा 22 में आगे पढ़ेंगे कि स्पेशल कोर्ट किसे बनाया जाएगा। एनआईए के अंतर्गत जो चार्जशीट फाइल की जाएगी वो कौन कौन से कोर्ट होंगे, जिन्हें हम किस कैटेगरी का कोर्ट होगा जिससे हम स्पेशल कोर्ट का दायरा दर्जा देंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आज देखा सेक्शन 2 को कंप्लीट किया और अब हम आते हैं इसके अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर 2 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, ठीक है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 2 ये अध्याय 2 है और अध्याय 2 में धारा 3 से 5 में राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी को बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी गठित करने की पावर किसके पास है, ठीक है, धारा 3 हमें बताएगी, धारा 3 हमें ये बताएगी कि राष्ट्रीय अन्वेषण
अभिकरण, ठीक है। कौन है? केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार को ये इसमें एब्सोल्यूट पावर है। केंद्रीय सरकार क्या करती है? केंद्रीय सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अपराधों का, या यूं कहें कि अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की अन्वेषण एजेंसी का गठन करेगी, ठीक है। तो केंद्र सरकार अन्वेषण का गठन कर सकती है, ठीक है। अब ये केंद्र अन्वेषण में जो ये है एनआईए है, एनआईए में कुछ ऑफिसर्स होंगे, उनकी पावर क्या होगी, वो काम कैसे करेंगे, तो इसको बताया गया है कि एनआईए में जो सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होगा या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी होगा, ठीक है, जब वे इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं किसी मामले में, ठीक है, तो उस मामले में किसी भी राज्य के थाने के भारसाधक अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, जिसे हम सामान्य भाषा में टीआई बोलते हैं, उस व्यक्ति की सारी पावर यूज करेंगे, ठीक, जो कि एक थाने का इंचार्ज कर सकता है, थाना इंचार्ज, ठीक है। तो ये किसको प्राप्त है? ये अधिक एनआईए में एसआई रैंक से लेकर के ऊपर की रैंक तक सभी को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन नीचे की रैंक में ये अधिकार नहीं है एनआईए के पास, ठीक है। एनआईए के पास स्पष्ट तौर पर अन्वेषण करने के लिए थाना प्रभारी के अधिकार दिए गए हैं, और वो सारे कृत्य कर सकते हैं जो कि अपनी थाने की सीमाओं के अंतर्गत किसी राज्य में किसी थाने की पुलिस कर सकती है। वो सारे के सारे कार्य अभिकरण के अंतर्गत अपॉइंटेड व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है। धारा 3 में अभिकरण का गठन है और केंद्र सरकार को इसकी एब्सोल्यूट पावर है इसको गठन करने की, और इसकी जो पावर है वह एसआई से लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को थाने के इंचार्ज की शक्तियां दी गई हैं, उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन बात है जो कि राज्यों को खलती है, इस एक्ट की जो बात है जो राज्यों को परेशान करती है, वो ये है कि इस एक्ट में कुछ प्रावधान इस प्रकार के दिए गए हैं कि जैसे कि यूएपीए के अंतर्गत अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है, उस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में यदि एनआईए कोई जांच करती है और एनआईए को ना तो डीजीपी की किसी राज्य में प्रवेश करने के लिए उस राज्य के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कोई परमिशन की आवश्यकता है, और ना ही किसी संपत्ति को लेने के लिए किसी प्रकार की परमिशन की कोई आवश्यकता है, तो फिर यहाँ पर एनआईए के अधिकारी जो परमिशन लेंगे वो किससे लेंगे? वो एनआईए की डायरेक्टर से ही परमिशन लेंगे, एनआईए के महानिदेशक से परमिशन लेंगे, ना कि किसी राज्य के डीजीपी से परमिशन लेकर के उस राज्य में एंट्री करेंगे या उस राज्य में किसी संपत्ति का अभिग्रहण करेंगे, ठीक है। तो यही बात है जो राज्यों को रास नहीं आ रही है केंद्र सरकार की इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के अधिनियमों को अमली जामा पहनाने के लिए इस प्रकार के प्रावधानों की आवश्यकता महसूस होती है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 हमें बताती है कि चलो अभिकरण तो अपना बन गया, अब अभिकरण बन जाने के बाद होगा क्या? उसमें दो प्रकार की, उसको कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि उसका जो सुपरविजन होगा, धारा 4 में बताया गया है अधीक्षण की शक्ति, धारा 4 में अधीक्षण की शक्ति है, अधीक्षण की शक्ति है। अब ये जो अधीक्षण की शक्ति है ना, देखो यहां पर आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट ऐसे दे रखे हैं जिसको आपको फाइंड आउट करना है। यहां हम आपको फाइंड आउट करा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो अभिकरण का सुपरविजन होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, केंद्र के द्वारा। और जो अभिकरण की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी, प्रशासनिक पावर, प्रशासनिक जैसे अभिकरण में जो हर किसी डिपार्टमेंट में अपना एक प्रशासनिक हेड होता है ना, इसी प्रकार से इसकी जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो शक्ति है वह इसके महानिदेशक यानी कि महानिदेशक में निहित है, ठीक है। 2 सुपरविजन, अधीक्षण
ये अधीक्षण हो गया कहां पर, ये सरकार में, और ये प्रशासन इसका हो गया, इसका प्रशासनिक पावर है, ये प्रशासनिक पावर महानिदेशक में फिक्स रहेगी। आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, अधीक्षण की शक्ति केंद्र सरकार में और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसके महानिदेशक में। अभिकरण का एक महानिदेशक भी तो होगा, जिस प्रकार से कि सभी राज्यों में पुलिस का एक मुखिया होता है पूरे राज्य के लिए, जिसको हम डीजीपी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो उसी रैंक का उतने ही पावर में एनआईए के लिए सारे देश में एक महानिदेशक होगा, ठीक है, महानिदेशक। तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सेक्शन 5 पर हम चलते हैं। सेक्शन 5 में बताया गया है कि अभिकरण के गठन की रीति और उसकी सेवा की शर्तें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमें ज्यादा रीड नहीं करना है। इसमें बताया गया है, अभी हमने पढ़ा था ना, विहित तो नियमों द्वारा वह सेवा की शर्तें और अभिकरण की गठन की रीति और सेवा की शर्तें वह होंगी जो कि नियमों द्वारा विहित किए जाएं। अभी हमने पढ़ा था ना डेफिनेशन क्लॉज में, नियमों द्वारा विहित किया जाए। देन ये चैप्टर 2 अपना खत्म हो गया, सेक्शन 3 to 5 एंड चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 1 सेक्शंस 1 to 2 सेक्शन 2 तक। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसका नाम है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण। ठीक है, इसमें धारा 6 से 10 तक ये बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है, हमें काफी क्वेश्चन। इसकी जो पहली धारा है यही इंपॉर्टेंट धारा है। इसके बाद में हम धारा 11 से 22 और 11 से 26 तक 2 जो चैप्टर बचेंगे उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 में बताया गया है कि अध्याय 3 धारा 6 अनुसूचित अपराधों में अन्वेषण, अनुसूचित अपराधों में अन्वेषण, इसको मुख्यतः 8 या 9 धाराओं में, उपधाराओं में विभक्त किया गया है सेक्शंस को। इस सेक्शंस को आपको ढंग से समझना है। सारा की सारा टेक्निकल इशू इसी सेक्शन पर, इस अधिनियम में टिका हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखो, अगर हमसे कोई अपराध होता है, हम किसी राज्य में कोई सामान्य तौर पर बात करते हैं इसको समझने के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति अपराध करता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम थाने जाते हैं और धारा 154 की एफआईआर फटवाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से थाने में यदि कोई शिकायत आती है, अब शिकायत किस प्रकार की, आईपीसी की शिकायत आ सकती है, आईपीसी की 511 धाराओं में से कोई भी धाराओं की शिकायत आ सकती है, अपराध रजिस्टर्ड हो सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल एक्ट है, कुछ स्पेशल अधिनियम है जिनके अंतर्गत बताया गया है कि अनुसूचित, इसमें लिखा है अनुसूचित, इसी अधिनियम की एक अनुसूची है। हम इस धारा को पढ़ने से पहले उस अधिनियम की अनुसूची को पढ़ लेना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि एनआईए का दायरा क्या है। ठीक है, कहां तक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अनुसूची में देखो, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, धारा 6 को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। तो अभी हम यहाँ अनुसूची पढ़ते हैं। अनुसूची कौन सी, फर्स्ट। तो इसमें क्या है, कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि पहला सब्जेक्ट है आपका, इसमें है पहला सब्जेक्ट है ये विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आपका है 1908। ठीक है, इसमें सेकंड है आपका, ये 2019 के अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है। इसमें है परमाणु ऊर्जा अधिनियम, ये 1908 का है, ये 1962 का है। ठीक है, इसके बाद में यूएपीए जो कि इसका एक सब्जेक्ट है, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, ये एक्ट है 1967 का। यदि इस एक्ट के अंतर्गत पुलिस को कोई सूचना मिलती है कि कोई अपराध किया गया है, या इसके अंतर्गत किया गया है या इसके अंतर्गत किया गया है, तो पुलिस थाने के भाषाधिक अधिकारी की ड्यूटी होती है कि वो इसमें एफआईआर रजिस्टर करके तत्काल इसकी सूचना राज्य सरकार तक भेजे। ठीक है, इस प्रकार से एक और है आपका, है चौथे नंबर पे, द प्लान एंटी हाईजैकिंग, द एंटी
हाई जैकिंग 2016, ठीक है। इसी प्रकार से सिविल विमानन सुरक्षा अधिनियम है ना, इस प्रकार से इसमें और भी अधिनियम जुड़े हुए हैं, जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन आतंकवाद दमन अधिनियम 1993। उसके अंतर्गत भी यदि कोई अपराध होता है तो भी पुलिस थाने के पास अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उसकी सूचना एफआईआर करके इसकी सूचना राज्य सरकार को दे। इस प्रकार से सामूहिक संहार के हथियार अधिनियम, सामूहिक संहार के हथियार अधिनियम और उनकी परिधान प्रणाली, ये एक अधिनियम है। इसमें ऐसे हथियारों को बैन किया गया है जिनसे सामूहिक संहार हो सकता है, जैसे कि AK-47 है, SRR है, साथ ही सारी राइफल्स, इतने घातक हथियार है या ग्रेनेड्स वगैरह है, बॉम्ब वगैरह है, जिनसे आप एक साथ में कई व्यक्तियों को की जान और माल का नुकसान कर सकते हैं। तो इस प्रकार के हथियारों को देने के लिए, हथियारों से डील करने के लिए, इनका कोई भी प्रकार से किसी प्रकार से अपने कब्जे में रखने के लिए ये दंडित करने वाली बातें करते हैं ये वाले एक्ट। कौन से? ये सामूहिक संहार के हथियार अधिनियम और दमन अधिनियम, ठीक है। इसके बाद में हमें और भी कुछ प्रोविजंस मिलते हैं, जैसे कि हमें आईपीसी में कुछ प्रोविजंस मिलते हैं, ठीक है। इसका जो 8वें नंबर का जो क्लॉज है आईपीसी की बात करेगा। आईपीसी की अध्याय 6 जो कि संबंधित है आपका कैसे, राज्य के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। धारा 121 से 130 तक के संबंध में कोई भी यदि ऑफेंस क्रिएट करता है तो उसका मामला कहां जाएगा? एनआईए के पास जाएगा। धारा 121 से 130 फ्रॉम आईपीसी। वहीं पर धारा 370 और 370A, 370A क्या कहती है और 370 क्या कहती है भाई? मानव तस्करी की बात करती है। 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा 370A इस एक्ट में इंक्लूड की गई थी, ठीक है। और 370 तो पहले से थी, 370 इसमें पहले से ही है, ठीक है। ये आईपीसी की सेक्शन 489 ये से लेकर के 489 ये तक के ऑफेंस आपने पढ़े होंगे। करेंसी से रिलेटेड ऑफेंस है, यदि इस प्रकार के कोई ऑफेंस करता है तो भी वह जो है कहां जाएगा? एनआईए के पास जाएगा इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक। फिर उसके बाद में हम आते हैं आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट के। आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में चैप्टर 11 में पेनल्टीज भी रखी हैं। तो वहां पर हमें एक सेक्शन मिलती है आईटी एक्ट में हमें एक इंफॉर्मेशन 2000 में एक सेक्शन मिलती है, सेक्शन 66 चा। सेक्शन 66 चा हमें मिलती है। तो सेक्शन 66 चा में 1 मिनट, तो हमने देखा कि हमें ये यहाँ सेक्शन 66 चा मिलेगी। सेक्शन 66 चा क्या बात करती है? साइबर आतंकवाद की बात करती है। साइबर आतंकवाद की बात करती है, साइबर आतंकवाद, ठीक है। साइबर आतंकवाद का कोई मामला आता है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर को साधन बना करके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है तो इसे हम साइबर आतंकवाद कहते हैं। और इस प्रकार का मामला अगर पुलिस के पास आता है तो पुलिस इसकी सूचना राज्य सरकार को देगी, ठीक है। तो इसमें कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? एनआईए। वहीं पर इसमें लास्ट और है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट में सेक्शन 25 क्लॉज 1A आपको ये सेक्शन यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये अमेंडेड सेक्शन है। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रतिसिद्ध हथियारों का, आयुधों का किसी प्रकार से उसको रिपेयर करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, उसको विक्रय करता है, तो ये सेक्शन वहां पर एप्लीकेबल होती है। कब? जब प्रतिसिद्ध आयुध, जैसे कि प्रतिसिद्ध आयुध कौन कौन से होते हैं? जैसे कि SRR है, AK-47 ऐसे घातक हथियार जो कि आम जनता को नहीं दिए जाते हैं, इनको प्रतिसिद्ध आयुध बोलते हैं। उसकी पनिशमेंट है, यदि कोई व्यक्ति इसमें ये करते हुए पाया जाता है तो कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है, इससे कम नहीं होगी, लेकिन वह आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसमें आजीवन कारावास है। तो इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम में ये कुछ लिस्टेड ऑफेंस हैं। अगर इस प्रकार के ऑफेंस क्रिएट किए जाते हैं जो कि अनुसूची अपराध के अंतर्गत आते हैं तो पुलिस थाने का भार सदर अधिकारी इसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार को देगा, ठीक है। अब वो सूचना राज्य सरकार तक कैसे पहुंचेगी? ये नियमों द्वारा वेद किया जाएगा, जैसे कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से। अब कोई पुलिस थाने का भार सदर अधिकारी डायरेक्ट तो राज्य सरकार से कॉन्टेक्ट नहीं करता,
वो अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से ही राज्य सरकार से कांटेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, इसकी सूचना हम अब पढ़ते हैं धारा 6। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि धारा 6 में कौन कौन से ऑफेंस है जिनकी इन्वेस्टिगेशंस एनआईए कर सकेगा। ठीक है, धारा 6 में अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण, अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो क्लॉज है, एफआईआर होगी 154 की। इसकी सूचना थाने का भाषांतर अधिकारी कौन किसको देगा? टीआई, यहां सामान्य भाषा में हम टीआई बोलते हैं। ये सूचना किसको देगा? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को, राज्य सरकार को उसने सूचना दे दी। ठीक है, अब राज्य सरकार के पास सेकंड स्टेप का क्या होता है? इसकी राज्य सरकार ने इसको सूचना, इसने सूचना राज्य सरकार को दी, तो राज्य सरकार अब इसकी तत्काल सूचना केंद्र सरकार को ट्रांसफर करेगी। देखो यहां केंद्र सरकार आ जाएगी सेक्शन 2 में, केंद्र सरकार को सूचना ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब केंद्र सरकार के पास ये सूचना पहुंच चुकी है कि भाई हमारे थाने में इस प्रकार से अनुसूचित अपराधों में से कोई अपराध लिस्टेड हुआ है, उसकी एफआईआर हुई है, उसकी सूचना दी गई है। ठीक है, अब केंद्र सरकार क्या करेगी? उपधारा 3 में, केंद्र सरकार उपधारा 3 में जो काम करेगी वह ये करेगी कि केंद्र सरकार इसकी जांच करेगी, किसकी? कि अपराध के सुसंगत तथ्यों को और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए क्या इसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए के द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसका डिटरमाइन, इसका अवधारण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, गंभीरता और उसकी सुसंगतता को देखते हुए अपराध की गंभीरता, अपराध की गंभीरता और सुसंगतता को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशंस एनआईए के द्वारा किया जाए या ना किया जाए, इसका डिसाइड कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, अब केंद्र सरकार को यह डिसीजन कब लेना होगा? 15 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार को यह डिसीजन लेना है कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, 3 हो गया। अब फ्रेंड्स, इसमें एक और बात है, इस एक्ट में एक और है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि केंद्र सरकार को यदि राज्य सरकार ने इंफॉर्मेशन नहीं दी किसी कारणवश, हो सकता है कई पॉलिटिकल इशू हो सकते हैं जिसके कारण केंद्र सरकार राज्य सरकार को और राज्य सरकार केंद्र सरकार को अनुसूचित अपराधों की जानकारी या इत्तला न दे, तो केंद्र सरकार या केंद्र सरकार को स्वतः मालूम हो जाए तो केंद्र सरकार इसका सुमोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है। ठीक है, धारा 5 में बताया गया है सुमोटो कॉग्निजेंस, सुमोटो कॉग्निजेंस का धारा उपधारा 5 में बताया गया है सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। ठीक है, अब यदि मान लिया जाए केंद्र सरकार ने किसी मामले का सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया और मामला एनआईए को ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टिगेशंस के लिए। ठीक है, या फिर सीक्वेंस में राज्य सरकार की सूचना के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास सूचना आती है। ठीक है, तो उन दोनों कंडीशंस में धारा 6 में ही बताया गया है कि उपधारा 6, धारा 6 की उपधारा 6 ये बताती है कि यदि केंद्र सरकार, यदि एनआईए इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो फिर राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी या कोई भी एजेंसी इसमें आगे कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं करेंगे। ठीक है, वही इन्वेस्टिगेशंस को रोक दिया जाएगा। सेक्शन 6 फ्रेंड्स, लेकिन एक बात और आती है, यदि मान लिया जाए कोई ऑफेंस क्रिएट होता है और थाने के भाषांतर अधिकारी को सूचना मिलती है धारा 6 की उपधारा 1 के अंतर्गत रजिस्टर्ड एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि धारा 7 में बताया गया है, उपधारा 7 में बताया गया है कि यदि थाने के भाषांतर अधिकारी के द्वारा कोई अपराध रजिस्टर्ड कर लिया जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्गत, तो जब तक एनआईए इसका इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ना ले ले, उस दरमियान तक
जब तक एनआईए इसका इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ना ले ले, तब तक थाने का भाषातक अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राज्य की कोई सी भी उसका इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी, ये मैंडेटरी प्रोविजंस है। जैसे ही मामला इधर से निकल स्टेट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,